से एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो इसमें हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 40 सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कल के एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप लोगों ने सब वीडियो मेरा देख लिया है, इसको भी जरा प्यार दे दीजिए, देख लीजिए जल्दी से। 40 को सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, 40 सवाल। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल बोल रहा है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है कि नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है। तो नेत्र गोलक की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है। कैसी? गोलाकार। नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार। पहला सवाल का हो जाएगा सी। दूसरा होगा यहाँ से, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इसको याद करने के लिए क्या आप लिखेंगे? अवनी। ठीक है, अवनी याद रखिएगा, यानी अवतल लेंस किसको? निकट को। ठीक है, अवतल लेंस किसको? निकट को ये कर रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कुलाम होगा। क्या होगा? कुलाम। ठीक है, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर है, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, आगे चौथा एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। हमेशा क्या बोल रहा है? एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण जब वस्तु हमेशा बराबर होगा तो दर्पण होगा समतल। ठीक है, समतल दर्पण। नेक्स्ट है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। ठीक है, तो वो होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का। 6 का हो जाएगा सी। सातवां हजामत बनाने में यानी दाढ़ी बनाने में किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम हैं। आगे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डाईऑप्टर होता है दोस्तों, डाईऑप्टर। ठीक है, आगे 11वां नंबर सवाल। ये सारे सवाल काफी जबरदस्त हैं और इम्पोर्टेंट भी सवाल है। ठीक है, 11वां यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, तो तार, अगर कोई तार रहेगा उसमें रुकावट को ज्यादा रख देंगे तो उसमें उसमें जो विद्युत धारा की मात्रा होगी वो घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? विद्युत धारा की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, यानी आधी हो जाएगी। आगे विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो वो हो जाएगा विद्युत जनित्र यानी जनरेटर यानी डायनेमो। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायनेमो यानी विद्युत जनित्र। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो जब कोई तार होगा उसमें विद्युत धारा जाएगा। ठीक है, तो अपने आसपास वो क्या करता है? थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो 13 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभिकारक। और जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं उत्पाद या तो फिर प्रतिफल। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल होगा यहाँ से कि कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। कौन जो है वो सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KCl पोटेशियम क्लोराइड और AgCl और NaCl। ठीक है, तो AgCl जो होगा वही आपका क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। आगे वह अभिक्रिया जिससे घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा क्या हो रही है? अवशोषित होती है, उसको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। और ऊर्जा जब निकलती है तो उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी। ठीक है, तो श्वसन क्या होती है? उष्मा क्षेपी होती है। आगे एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह कैसा है। तो लाल को जो नीला करेगा वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, लाल को नीला करेगा वो क्षार कहलाएगा, और जो नीला को लाल करेगा वो वो कहलाएगा ये अम्ल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्षारकीय। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। नेक्स्ट 19वां नंबर है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है उसका क्षारीय होता है प्रकृति। ठीक है, और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड होगा अम्लीय। नेक्स्ट है अम्ल जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है। तो आरहेनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उसने कहा था कि जब अम्ल को जल में घोला जाएगा तो वो H+ आयन देगा। क्या देगा? जब अम्ल को जलीय विलयन में घोलने पर वो H+ आयन हाइड्रोजन आयन देता है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव धातु। कमरे के ताप पर द्रव धातु बोल रहा है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका Ag। कौन सा हो जाएगा? Ag। नेक्स्ट है चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन सा है। तो चाकू से काटे जाने वाला धातु इनमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको। नेक्स्ट है निम्न में एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो एल्कोहल का होता है OH। ठीक है, क्या होता है? OH। तो 24 का हो जाएगा
24 का हो जाएगा सी, 24 का क्या हो जाएगा सी, OH हो जाता है एल्कोहल का। आगे है, निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कौन होता है, जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ मेथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन, मेथेन, ठीक है। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो 7 आवर्त होते हैं। आगे, एक कोशिकीय जंतु कौन है, तो एक कोशिकीय जीव अमीबा होगा, तो 27 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाया जाता है मनुष्य के इसमें मुख गुहा में। आगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि सारा कोशिका का पावर जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे, एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा, तो एस्ट्रोजन एक इसको बोलते हैं मादा हार्मोन है, ठीक है, और ये निकलता है ये निकलता है अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से एस्ट्रोजन। आगे, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क क्या काम करता है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क ये सब सारा काम करेगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, ठीक है, हाइड्रा में पूछ रहा है, तो हाइड्रा में क्या हो जाएगा, हाइड्रा में होता है मुकुलन, ठीक है, मुकुलन, यहाँ मुकुल लग जाता है इसमें, ठीक है। आगे, DNA कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में, कोशिका के केंद्रक में और केंद्रक में और इनमें से सभी। तो DNA कहाँ पाया जाएगा, DNA पाया जाएगा सभी में, ठीक है, इनमें से सभी में पाया जाएगा DNA। आगे, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जॉनसन ने, ठीक है, वॉट और जॉनसन ने किया था। आगे, अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया, अनुवांशिकी का, तो 35 का हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक भी किसे कहा जाता है, मेंडल को, तो मेंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ठीक है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा सी, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा, 5 जून को। आगे है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला गंदा जल में रहेगा, तो 38 का हो जाएगा ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाला कहाँ रहेगा, गंदा जल में। आगे, निम्नांकित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, निम्नांकित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो दिया ऑप्शन, कोयला, पेट्रोलियम, वन और प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय कौन होगा, तो वन होगा, ठीक है, वन होगा। 40वां बोला है कि वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है, तो वन्य प्राणियों का विलुप्त होने का पूछ रहा क्या कारण, तो जल की कमी, बांधों का निर्माण, निर्वनीकरण और वायु प्रदूषण। तो निर्वनीकरण, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, वन उन्मूलन, वही आज के डेट में क्या हो रहा है, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, टॉप 40 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया आप सभी के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये सब, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप लोग जल्दी से देख लीजिए। और चैनल में नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों सभी को वेट कीजिएगा, अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो धुआंधार तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव को अगर आप कर लेते हैं तो उसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर निकलने का कोई भी संभावना नहीं है। टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव का, उसको आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।